अब तक आपने पढ़ा। ईशा सोफे पर जाकर लेट गई। राहुल भी बिस्तर पर लेट गया और उसने अपने मन में ही कहा, ईशा सुबह मैं बहुत खुश था, पर फिर इतना परेशान हो गया था मैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम पास हो तो सब कुछ अब ठीक है, कह राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरी तरफ ईशा भी अपने मन में कहती है, अब जाकर हमें सुकून मिला है। राहुल जी के जाने के बाद हम एक हफ्ते कैसे रहेंगे? अब तो एक पल के लिए भी आपसे दूर होना राहुल जी हमें अच्छा नहीं लगता है। और कुछ देर बाद ईशा भी सो गई। अब आगे अगली सुबह ईशा की आंख खुलती है तो राहुल बेड पर नहीं था। उसकी नज़र कमरे में चारों तरफ गई, पर राहुल उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। ईशा खुद से बोली, राहुल जी कहाँ गए? अभी तो कुछ दिनों से वो वॉक पर भी नहीं जा रहे, शायद आज चले गए हों वॉक पर। तभी राहुल कमरे के दरवाजे से अंदर आया और ईशा से बोला, ईशा जल्दी से तैयार हो जाओ, बस अभी आधे घंटे में ही निकलना होगा। ईशा बोली, जी ठीक है। और ईशा अपने ही कपड़े रखना, मेरे कपड़े फार्म हाउस में है। ईशा हाँ में सिर हिलाती है और फिर ईशा हमेशा की तरह फ्रेश होकर तैयार हो जाती है और राहुल के कपड़े अलमारी से निकालकर बेड पर रख देती है और अपने 2 जोड़ी कपड़े और कुछ ज़रूरत के सामान बैग में रख देती है। और बैग पैक करने के बाद ईशा सोफे पर बैठे अपने मोबाइल में रील्स देखने में बिजी हो जाती है। राहुल भी फ्रेश होने चला गया और कुछ देर बाद राहुल टॉवल से बालों को पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर आया और बेड पर से कपड़े उठाए और उससे पहन लिया और आईने के सामने खड़ा अपने बालों को राहुल ठीक कर रहा था। तभी ईशा की नज़र राहुल पर पड़ती है। जीन्स और वाइट शर्ट में राहुल बहुत ही हैंडसम लग रहा था ईशा को। वो एक टक राहुल को देखने लगी। राहुल की नज़र ईशा पर पड़ी तो ईशा ने राहुल से अपनी नज़रें जल्दी से हटा ली। नीरज भी राहुल की कॉफ़ी और ईशा की चाय लेकर अंदर आया। दोनों ने साथ में कॉफ़ी पी और कुछ देर बाद राहुल ने अपना लैपटॉप लिया और ईशा के साथ घर से बाहर आया। शंभू काका ईशा और राहुल को साथ देखकर बहुत खुश हुए। तभी नीरज आया, उसके हाथ में बैग था। उसने शंभू काका से डिक्की खोलने को कहा। नीरज ने बैग पीछे रख दिया। शंभू काका बोले, राहुल बेटा कहीं जा रहे हो? हाँ शंभू काका, 2 दिन के लिए फार्म हाउस जा रहे हैं, मैं और ईशा। कोई बात काका? अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही पूछा। काका आपको अगर कोई काम हो तो गाड़ी ड्राइव करके मैं चला जाऊंगा। नहीं बेटा मुझे कोई काम नहीं। राहुल बोला, ठीक है काका। और गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा राहुल ने खोला और ईशा से कहा, बैठो ईशा। ईशा बैठ जाती है और राहुल भी ईशा के बगल में बैठ जाता है। शंभू काका भी गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चल पड़ी। राहुल ने अपना लैपटॉप खोला और उसमें कुछ करने लगा। ईशा राहुल को देख मन में ही अपने बोली, गाड़ी में भी ऑफिस का काम? तभी राहुल ईशा की तरफ देखकर जो उसे ही देख रही थी। ईशा जल्दी से अपनी नज़र हटाकर विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी और बीच बीच में ईशा की नज़र राहुल पर चली जाती, पर राहुल सिर्फ अपने लैपटॉप में ही देख रहा था। गाड़ी तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही थी। कुछ दूर आगे जाते ही ईशा को समुद्र दिखा। जब तक वो सही से समुद्र देखती, गाड़ी आगे निकल गई थी। ईशा खिड़की से समुद्र की तरफ ही देखने लगी। राहुल ने ईशा को देखा। राहुल बोला, ऐसे क्या देख रही हो ईशा, कोई पीछे छूट गया है क्या? ईशा राहुल की तरफ देखते हुए बोली, जी कुछ नहीं, बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था। राहुल ने थोड़ा आगे बढ़कर विंडो ग्लास नीचे किया। अचानक से ऐसे राहुल के पास आते देखा तो ईशा डर सी गई। राहुल बोला, मौसम बहुत ही अच्छा है, अब अच्छे से बाहर की तरफ देख सकती हो तुम ईशा। खिड़की खुलने से ठंडी हवा अंदर आने लगी और उन हवाओं से ईशा सहम गई। उसे घबराहट होने लगी और हवाओं से ईशा के बाल उड़कर राहुल के चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन राहुल उन्हें हटा नहीं रहा था। ईशा ने राहुल की तरफ देखा और घबराते हुए ईशा अपने बालों को समेटने लगी, क्योंकि राहुल को खुले बाल ईशा के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और राहुल ईशा के चेहरे पर पसीना देख बोला, क्या हुआ ईशा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ईशा बोली, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ईशा बाहर बारिश का मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, फिर भी पसीना। फिर राहुल को याद आया कि ईशा अंधेरे, तेज हवाएं और बारिश से घबराती है, डरती है। राहुल ने जल्दी से विंडो का शीशा ऊपर किया और काका से कहा, एसी ऑन कीजिए काका। काका ने एसी ऑन कर दिया। राहुल बोला, ईशा हर पल को एंजॉय करो, किसी से डरो मत, खासकर इन खूबसूरत मौसम से। ईशा हाँ में सिर हिलाती और विंडो से बाहर की तरफ देखने लगती है और अपने मन में ही बोलती, ये हवाएं हमें किसी अनहोनी की दस्तक देती है। ऐसा लगता है हमें राहुल जी, अब हम आपको कैसे बताएं, हम कितना भी कोशिश करें पर ये तेज़ हवाएं हमारे दिल में अजीब सी बेचैनी कर देती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। भगवान जी से हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि ये सिर्फ हमारा डर हो, हकीकत नहीं। और खिड़की के शीशे पर सिर टिका लेती है ईशा और कुछ देर के ही बाद ईशा की आंख लग जाती है। राहुल ईशा को ही देख रहा था। राहुल ईशा से बहुत कुछ कहना और पूछना चाहता था, पर वो चुप ही रहा और दोबारा से अपने लैपटॉप में लग गया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। राहुल खिड़की से बाहर देखता है। राहुल को बारिश बहुत पसंद है। फिर राहुल की नज़र ईशा पर दोबारा जाती है। ईशा ठीक से सो नहीं पा रही थी। राहुल खिसक कर ईशा के पास गया। जैसे ही राहुल ईशा के नज़दीक गया, ईशा ने नींद में ही राहुल के कंधे पर अपना सिर रख लिया। ईशा के इतने करीब होने से राहुल के बॉडी में करंट सा दौड़ गया। ईशा राहुल के बेहद करीब थी। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और
को भी कुछ देर बाद आंख लग जाती है। नींद में ईशा राहुल के बाजू को पकड़कर सो रही थी। ईशा की आंख खुली तो ईशा जल्दी से राहुल से अलग हुई। ईशा के ऐसे अलग होने से राहुल की भी आंख खुल गई। राहुल बोला, क्या हुआ ईशा? ईशा बोली, जी जी कुछ नहीं, फार्म हाउस आ गया। राहुल ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखा और कहा, ईशा अभी हमें घर से निकले आधा ही घंटा हुआ है, फार्म हाउस अभी दूर है। ईशा हाँ में सिर हिला देती है। 1.5 घंटे के बाद वो लोग बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर पहुंच गए थे। गाड़ी से ईशा और राहुल उतरे और ईशा की नज़र फार्म हाउस पर गई और फिर चारों तरफ ईशा ने अपनी नजरें घुमाई और फार्म हाउस की खूबसूरती देख ईशा उसमें खो सी गई। ईशा को देख राहुल बोला, ईशा क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? ईशा बोली, राहुल जी ये तो बहुत बड़ा फार्म हाउस है और कितना खूबसूरत भी है। हमने ये फिल्मों में देखा है, रियल में ऐसा होता है, आज हमने जाना। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, अंदर चले। ईशा ने हाँ में सिर हिलाया। तभी फार्म हाउस के केयर टेकर आता है और राहुल से नमस्ते कहता है। राहुल बोला, नाश्ता तैयार है? केयर टेकर बोला, जी सर नाश्ता तैयार है। ईशा बोली, राहुल जी आपको भूख लगी है? राहुल बोला, हाँ 11 बजने वाले हैं, नाश्ते का टाइम निकल गया है, भूख तो लगेगी ही ना। फिर ईशा राहुल के साथ अंदर गई और राहुल के साथ रूम में आई और कुछ देर बाद दोनों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद राहुल बोला, चलो बाहर चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा ईशा। ईशा ने हाँ में सिर हिलाया और राहुल के साथ बाहर आई। बारिश भी धीमी हो गई थी, हल्की हल्की बूंदें बरस रही थी। खूबसूरत गार्डन देखकर ईशा बोली, यहाँ पर तो सूरजमुखी के भी फूल हैं और साथ में हर जगह गुलाब और इनकी महक चारों तरफ फैली हुई है। राहुल मुस्कुराता है। ईशा आगे बढ़ी। ईशा की जहाँ भी नजर जाती वहाँ उसे फूल के पौधे और बड़े बड़े पेड़ और वहीं कई तरह की सब्जियाँ, फल, ये सब देखकर ईशा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। ईशा बोली, राहुल जी यहाँ की खूबसूरती और हर तरफ हरियाली और ये ठंडी हवाएं, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ। ईशा को खुश देख राहुल भी बहुत खुश हुआ। ईशा वहीं लगे झूले पर बैठ कर आंखें बंद कर ली। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आज ये बारिश ईशा को अच्छी लग रही थी। आज ईशा को बहुत अच्छा लग रहा था। राहुल बोला, अंदर चले? ईशा ने कहा, जी। और कुछ देर बाद ईशा ने अंदर से फार्म हाउस देखा जो बहुत ज़्यादा सुंदर था। दोपहर में राहुल और ईशा ने साथ में लंच किया और ईशा कमरे में आ गई जहाँ सिर्फ एक बेड था। ईशा मन में बोली, यहाँ तो सोफ़ा है ही नहीं, अब हम रात में कहाँ सोएंगे? राहुल ईशा के चेहरे के भाव को समझ लेता है। वो ईशा से बोला, घबराओ मत ईशा, अभी यहाँ एक छोटा सा बेड रखवा देता हूँ, तुम तब तक आराम करो, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ। ईशा हाँ में सिर हिलाती है और राहुल कमरे से बाहर चला जाता है। ईशा बेड पर लेट जाती है और कुछ देर ही बाद ईशा की आंख लग जाती है। कुछ देर बाद ईशा की आंख खुलती है तो वो उठकर बैठ जाती है। घड़ी की तरफ नजर ईशा की जाती है तो शाम के 5 बज रहे थे। ईशा खुद से बोली, हम इतनी देर तक आज सोते रहे और राहुल जी वो कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे। ईशा कमरे से बाहर आती है जहाँ एक स्टाफ से ईशा पूछती है, राहुल जी कहाँ हैं? स्टाफ बोला, सर तो अभी तक नहीं आए। ईशा हैरानी से बोली, क्यों और कहाँ गए हैं सर? पता नहीं मैडम, बताकर मुझे नहीं गए हैं बाहर। इस फार्म हाउस के केयर टेकर हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। ईशा बाहर आए और केयर टेकर से राहुल के बारे में पूछा। केयर टेकर बोला, पता नहीं मैम, सर तो हमें भी कुछ बताकर नहीं गए हैं, वो ड्राइवर के साथ कहीं चले गए हैं। ईशा बोली, ऐसे कैसे, कहाँ चले गए? फिर ईशा कमरे में आई और अपना मोबाइल बेड से उठा। राहुल को ईशा ने कॉल किए पर राहुल ने ईशा के कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। अब ईशा को घबराहट होने लगी। वो वापस कमरे से बाहर आई और केयर टेकर से बोली, क्या आप हमारे साथ राहुल जी को ढूंढने चल सकते हैं? केयर टेकर बोला, मैम आ जाएंगे सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने कुछ आदमियों को भेजता हूँ, अंधेरा होने वाला है, ऐसे बाहर हमारा जाना ठीक नहीं है। और सर ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास होंगे क्योंकि आगे घना जंगल है, उन्हें खतरे के बारे में सब पता है। ईशा बोली, देखिए आप नहीं आ रहे हैं हमारे साथ तो मत आइए, हम जा रहे हैं क्या? ईशा ने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। केयरटेकर भी ईशा के पीछे गया। दोनों ही ने आसपास की जगह राहुल को ढूंढा पर राहुल कहीं नहीं मिला। अब दिन ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। केयरटेकर बोला, मैम अंधेरे में सर को कहाँ ढूंढेंगे, और ऊपर से ये बारिश, अगर बारिश तेज़ हुई तो इस अंधेरे में खो जाएंगे। ईशा को भी अब डर लग रहा था क्योंकि वो अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरती थी, पर इस वक्त सिर्फ उसे राहुल की परवाह थी। तभी सामने से एक गाड़ी आती दिखा। वो गाड़ी राहुल की थी। कार की रोशनी से ईशा ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और शंभू काका ईशा को देख बोले, बेटा ईशा। राहुल ने सामने ईशा को देखा तो वो चौंक गया। राहुल फौरन गाड़ी से नीचे उतरा और ईशा के पास आया। राहुल बोला, ईशा यहाँ क्या कर रही हो? ईशा ने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो सामने राहुल को देख फौरन उसके सीने से लग गए और रोती हुई बोली, कहाँ हमें अकेला छोड़कर आप चले गए थे राहुल जी, हम कितना डर गए थे पता है आपको? अचानक से ईशा के ऐसे गले लगने से राहुल को अजीब सा महसूस हुआ। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। राहुल भी ईशा को अपनी बाहों में भरना चाहता, पर जब शंभू काका ने कार की लाइट बंद कर दी तो राहुल ने खुद को संभाला और राहुल केयरटेकर से बोला, गाड़ी में बैठो, और ईशा से कहा, मैं ठीक हूँ ईशा, घबराओ मत। तभी बारिश तेज हो गई। राहुल बोला, ईशा चलो गाड़ी में बैठो। दोनों अलग हुए और राहुल ने ईशा का हाथ थाम लिया और गाड़ी के पास लेकर आया और ईशा के साथ गाड़ी में बैठ गया। ईशा बोली, सॉरी राहुल जी। राहुल बोला, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ईशा, देर कर दी आने में। ये भी नहीं मैंने सोचा कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ईशा, मुझे गुलाब बहुत पसंद है, यहाँ कुछ दूर पर ही गुलाब की खेती होती है, बस वहीं से गुलाब के पेड़ लेने
गया था। राहुल की नज़र ईशा पर पड़ती है जो ठंड से काँप रही थी। कुछ देर में गाड़ी फार्म हाउस के अंदर आती है। राहुल और ईशा गाड़ी से बाहर आते और कमरे में आते ही राहुल बोला, जल्दी से कपड़े चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी तुम्हें, यहाँ रात में कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है। ईशा हाँ में सिर हिलाती है और वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर के बाद चेंज करके वो वापस बाहर आती है पर राहुल कमरे में नहीं था। तभी राहुल अंदर आया। उसके हाथों में ट्रे देखकर ईशा बोली, ये क्या है राहुल जी, आप हमें कहते हम आपके लिए कॉफ़ी बना कर ले आते। राहुल बोला, हमेशा तुम ही बनाती हो ईशा, आज खुद के लिए कॉफ़ी और तुम्हारे लिए चाय अपने हाथों से बना कर लाया हूँ। और ईशा, आज के बाद ऐसी अनजान जगह में कहीं बाहर मत जाना, अनहोनी हो सकती है। जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, खैर चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। ईशा चाय का मग हाथों में लेती है। राहुल बोला, वैसे ईशा अगर 1 साल पूरे हो गए तो तुम क्या करोगी, मतलब आगे का कुछ सोचा है कि क्या करोगी, भाभी भैया के पास वापस चली जाओगी? ईशा हैरानी से राहुल को देखती है। उसके ये शब्द तीर की तरह चुभे थे। ईशा बोली, राहुल जी हाँ, हम भैया भाभी के पास चले जाएंगे। ईशा, तुम मुझसे मिलने आओगी ना, मतलब हम दोस्त हमेशा रहेंगे? ईशा अपने मन में बोली, कल क्या होगा हम नहीं जानते राहुल जी, हम जानते हैं तो बस इतना कि आपके बिना हम कैसे रहेंगे, पर प्यार ज़बरदस्ती तो नहीं होता ना। अगर आप मुझे छोड़ देंगे और हमारे जाने से आपको खुशी होगी तो हम आपकी खुशी के लिए चले जाएंगे। ईशा को चुप देखकर राहुल भी अपने मन में बोला, ईशा उस दिन तो बेधड़क अपने प्यार का इजहार कर दिया था तुमने मेरे सामने, आज भी कुछ बोलो, बोल दो कि राहुल जी हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बोल दो कि हमें आपके साथ रहना है राहुल जी। ईशा बोली, कुछ कहा राहुल जी आपने? राहुल बोला, नहीं ईशा। राहुल का मन अब उदास हो गया क्योंकि ईशा ने जाने की कहा तो वो मायूस हो गया और ईशा भी उदास हो गई क्योंकि राहुल हर बार बस ईशा की जाने की ही पूछता। रात हुई, रात का खाना दोनों ने साथ में खाया और राहुल बोला, तुम कमरे में सो जाओ, वहाँ बेड नहीं है और ना ही सोफ़ा, तो मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। ईशा कुछ नहीं बोली, वो कमरे में चली गई। राहुल खड़ा बस उसे जाते देखता रह गया। राहुल ने खुद से कहा, एक बार तो कह सकती थी ना ईशा तुम कि मुझे कमरे में अकेले डर लगेगा, पर शायद तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, तभी तो तुम बस खामोश ही रहती हो हर वक्त। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर करूँ तो मैं क्या करूँ। फिर राहुल दूसरे कमरे में चला गया। इधर ईशा कमरे में आते ही बेड पर लेट जाती है, उसकी आंखें नम थी। ईशा बोली, राहुल जी आपको पता है कि हमें अनजान जगह डर लगता है, पर आपने हमें कमरे में जाने को बोल दिया, खुद ही घुमाने लाए हैं और खुद ही अनजान जगह अकेला छोड़ दिया। राहुल और ईशा दोनों आज अलग अलग कमरे में थे, पर दोनों करवट बदल रहे थे। दोनों को अब एक दूसरे की आदत लग चुकी थी, पर राहुल चाहता था कि ईशा अपने दिल की बात कहे और ईशा हैरान थी कि उसके दिल की बात जानने के बजाय भी राहुल जी बस चुप ही हैं। और ईशा का सोचना सही भी था क्योंकि अब अपने प्यार का इजहार की बारी राहुल की थी। देर रात दोनों सो गए। दूसरे दिन दोनों ने फार्म हाउस के बाहर घूमा और 2 दिन बीतने के बाद राहुल ईशा घर आ गए जहां राहुल की मां मीरा जी आ चुकी थी। राहुल और ईशा को देख वो बेहद खुश हुई। राहुल और ईशा ने मीरा जी के पैर छुए। मीरा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों यूं ही एक साथ हमेशा खुश रहो। राहुल बोला, माँ नाना जी ठीक है? मीरा जी बोली, हाँ बेटा ठीक है अब नाना जी। घर आई तो नीरज ने बताया कि तुम दोनों फार्म हाउस गए, अच्छा लगा तुम दोनों को वहाँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए वक्त निकाला। फिर मीरा जी ने ईशा और राहुल की नज़र उतारी। राहुल कमरे में चला गया, ईशा भी राहुल के पीछे आई। राहुल से ईशा कुछ कहती कि राहुल बोला, शाम की मेरी फ्लाइट है और दोपहर के 12 बज गए हैं, मुझे अभी निकलना होगा। ईशा का दिल धक सा हुआ। ईशा ने खुद को संभालते हुए कहा, जी ठीक है। ईशा ने राहुल की पैकिंग कर दी और दोपहर में राहुल चला गया। ईशा को समझ ही नहीं आया कि आखिर बात क्या है, राहुल जी को अचानक से हुआ क्या है, इतने उखड़े से क्यों हैं। और शाम होते ही राहुल फ्लाइट से चला गया। रात के खाने के बाद ईशा कमरे पर सोफे पर लेटी हुई थी। उसे राहुल की बहुत याद आ रही थी। बार बार ईशा की नज़र बेड पर जाती। आज पहली बार उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। देर रात ईशा को नींद आई और ईशा सो गई। अगली सुबह ईशा हमेशा की तरह फ्रेश हुई पर सोफे पर आकर लेट गई क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ईशा उठी और अपना टेबल से फ़ोन उठाया और राहुल को कॉल किया पर उसका फ़ोन बंद था। तभी कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। ईशा बोली, कौन? मीरा जी बोली, बेटा मैं। ईशा दरवाजे के पास गई और दरवाजे को खोला। सामने मीरा जी हाथों में नाश्ते और चाय के ट्रे लिए खड़ी हुई थी। ईशा बोली, माँ हम आ ही रहे थे नीचे, आप ये सब क्यों लाई? ईशा, बेटा राहुल घर पर नहीं है और तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा साफ दिख रहा है और समझ सकती हूँ मैं, पति दूर हो तो एक पत्नी का चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बेटा। मीरा जी अंदर आई और ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली, जल्दी से नाश्ता कर लो। क्या? मीरा जी राहुल की अलमारी के पास आई और ईशा से बोली, बेटा राहुल के पास तुम्हारे पापा के कुछ कागज़ हैं, अगर इजाज़त हो तो राहुल की अलमारी देख सकती हूँ। ईशा बोली, माँ ये भी पूछने की कोई बात है, आप बड़ी और हमारी माँ हैं, आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। मीरा जी मुस्कुराते हुए अलमारी खोलती और कागज़ ढूंढने लगती हैं।
और कागज़ मिलते ही वो खुश हो जाती है। तभी उनकी नज़र वहीं रखे ईशा और राहुल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के कागज़ पर जाती है। मीरा जी ध्यान से उन कागज़ को देखती है और हाथों में उठाकर उसे पढ़ती हैं। जिस चेहरे पर अभी थोड़ी देर पहले मुस्कान थी वो कागज़ देखते ही गायब हो चुकी थी। वो ईशा की तरफ देखती और ईशा से कहती, ईशा तुम्हारी और राहुल की शादी इन कागज़ के टुकड़ों पर हुई है? तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो भी 1 साल की सिर्फ? ईशा मीरा जी के मुंह से ये सुनते ही परेशान हो जाती है, पर वो मीरा जी के सामने सिर झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। मीरा जी ईशा को ऐसे सिर झुकाए खड़ा देख बोली, ईशा तुमने हमारे जज्बातों के साथ खेला? ईशा बोली, माँ। गुस्से में मीरा जी बोली, क्या ये सच है तुम्हारी राहुल की शादी बस इन कागज़ के टुकड़ों पर हुई है? तुमने अपनी मर्जी से इन कागज़ पर साइन किया है? ईशा, क्या तुम्हें पता था ये शादी शादी नहीं कागजी समझौता है? बोलो ईशा, चुप क्यों हो तुम? ईशा बोली, हाँ माँ, हमारी शादी बस 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इतना ही ईशा ने कहा था कि मीरा जी ईशा के पास आई और एक जोरदार चांटा ईशा के गाल पर लगा दिया। ईशा चौंक गई, सामने मीरा जी की आंखें गुस्से में लाल थी। तो ये सच है ईशा? तुमने हम सबको धोखा दिया, हमारे जज्बातों के साथ खेला तुमने? इतने दिन महीने से घर की अच्छी बहू पत्नी सिर्फ इसीलिए बन रही थी क्योंकि तुम्हें बाद में पैसे मिलते इन सबके? ईशा की आंखों में आंसू थे। वो इस समय क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस आंखों के आंसू लिए वो सिर को झुकाए खड़ी हुई थी। तुम्हारी चुप्पी बता रही ईशा कि तुम धोखेबाज हो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी का दर्जा दिया था। तुम्हारे माँ पापा नहीं थे। सोचा अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। सास नहीं, तुम्हारी माँ थी मैं। तुमसे अच्छी तो वो जैस्मीन ने जो भी किया सबके सामने था उसका बर्ताव, और तुमने बस पैसों के लिए शादी की। अब और नहीं ईशा, तुम्हें यहाँ से अब जाना होगा। ईशा बोली, पर माँ हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी तुम जाओ, मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता ईशा। तुम झूठी और मक्कार हो। अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो। माँ, राहुल जी को तो आने दीजिए। अच्छा, झूठा प्यार दिखाकर अब तुम इस घर में रहना चाहती हो? मुझे अब सब समझ आ गया है ईशा, तुम्हें यहाँ से अभी के अभी जाना होगा। फिर मीरा जी ने बैग में जो भी ईशा का सामान था वो उसके बैग में रखा और कमरे से चली गई। ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ देर बाद मीरा जी आई और ईशा के हाथ में एक एनवलप दिया और कहा, इसमें 50,000 है, कहीं और रहने का ठिकाना तुम ढूंढ लो ईशा, और यहाँ से हमेशा के लिए अब चली जाओ, लखनऊ चली जाओ। माँ, एक बार आप राहुल जी से बात तो कीजिए, वो आ जाए तो हम चले जाएंगे। अच्छा ईशा, कहीं तुम्हारा इरादा सच में यहाँ रहने का तो नहीं हो गया? शायद तुम्हें लग रहा है कि अब तुम इस घर की मालकिन बन गई हो। तुम थी इस घर की मालकिन ईशा, सब कुछ तुम्हारा ही था। अगर तुम सच में राहुल की पत्नी होती तो तुम्हारी नीयत में खोट है। तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। भगवान का शुक्र है, और राहुल के आने के बाद डील के मुताबिक तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे। ईशा बोली, पर माँ हम कहाँ जाएंगे? ये शहर हमारे लिए अनजान है। मर जाओ ईशा, डूब मरो कहीं जाकर, पर अब तुम्हारी शक्ल मैं नहीं देख सकती हूँ, और मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अगर एक बार फिर तुमने माँ कहा और तुम यहाँ रही तो मैं मर जाऊंगी, खुद को कुछ कर लूंगी, देखना ईशा। ईशा रोते हुए बोली, नहीं माँ, सॉरी, हम आपको माँ नहीं बोलेंगे और हम चले जाएंगे यहाँ से। ईशा ने कुछ और अपने सामान रखे और अपना बैग उठाया और नम आंखों से मीरा जी की तरफ देखा। मीरा जी ने ईशा से अपना मुंह फेर लिया। ईशा ने पैसे का लिफाफा टेबल पर रख कमरे से बाहर आई और दरवाजे पर ही खड़ी कमरे को देखने लगी। मीरा जी बहुत गुस्से में थी। मीरा जी ने ईशा की कलाई पकड़ी और सीढ़ियों से होते हुए ईशा को लेकर हॉल में आई और कुछ ही पल में ईशा का हाथ पकड़ उसे गेट से बाहर कर दिया और गेट बंद करवा दिया। ईशा की आंखों में आंसू थे। वो बैग लिए अपने कदम बढ़ाने लगी। कहाँ जाना है कहाँ नहीं उसे कुछ भी नहीं पता था। कुछ दूर चलने के बाद ईशा एक साइड खड़ी हुई और बैग नीचे रख अपने मोबाइल से राहुल को कॉल किया, पर राहुल का फ़ोन अभी भी बंद था। फिर ईशा ने नित्या को कॉल किया, पर नित्या ने भी ईशा के कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। ईशा बोली, अब क्या करें हम? हमें ना तो बस स्टॉप का रास्ता पता है और ना ही रेलवे स्टेशन का रास्ता मालूम है। अब क्या करें? फिर ईशा को वेदांत का ख्याल आया। ईशा ने वेदांत को कॉल किया। वेदांत ने एक ही पल में ईशा का कॉल उठा लिया। ईशा बोली, हेलो वेदांत जी। हाँ ईशा। फिर ईशा रोने लगी। वेदांत बोला, क्या हुआ ईशा, सब ठीक है ना, तुम रो क्यों रही हो? ईशा ने फिर वेदांत को सारी बात बताई। वेदांत बोला, तुम इस वक्त कहाँ हो? ईशा बोली, हमें नहीं पता वेदांत जी। अच्छा शांत हो जाओ और घबराओ मत ईशा, अपने मोबाइल से तो मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं वहीं पहुँचता हूँ। ईशा ने अपनी लोकेशन वेदांत को सेंड कर दी और वेदांत इस वक्त ऑफिस में था। ईशा की लोकेशन मिलते ही फौरन वो ऑफिस से बाहर आया और गाड़ी में बैठ गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी रोड पर चलने लगी और आधे घंटे में ही वेदांत ईशा के पास पहुंच गया। ईशा एक पेड़ के नीचे सहमी हुई खड़ी थी। वेदांत ने ईशा को देख लिया था। फौरन गाड़ी से उतरा और ईशा के पास गया। वेदांत को देख ईशा को राहत मिली। वेदांत बोला, ईशा चलो मेरे घर। नहीं वेदांत जी, हम आपके घर नहीं चल सकते हैं। ईशा तो कहाँ रहोगी? अगर तुम्हें लखनऊ जाना है तो फ्लाइट से चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं वेदांत जी, हम लखनऊ नहीं जा सकते हैं। राहुल जी की माँ एक कागज़ के टुकड़े को देखकर हमें गलत समझ बैठी, तो सोचिए भैया भाभी क्या सोचेगी हमारे बारे में। ईशा तो बताओ क्या करना है आगे? पता नहीं वेदांत जी। ईशा तुम इस शहर में अनजान हो, तुम मेरे घर चलो और घबराओ मत, मेरे घर पर मेरी बहन और माँ है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वेदांत ने ईशा का बैग उठाया और गाड़ी के पास आया, पर ईशा अभी भी वहीं खड़ी थी। वेदांत मुड़ा और ईशा से बोला, सोचो मत ईशा,
ईशा चलो। फिर ईशा वेदांत की गाड़ी में आकर बैठ जाती है, क्योंकि इस समय वेदांत के साथ उसके घर जाना उसकी मजबूरी थी। ईशा मुंबई में वेदांत और नित्या पर ही सिर्फ भरोसा कर सकती थी। इस शहर में वेदांत और ईशा ही तो उसके दोस्त थे, जिसे अपने दिल की बात बता सकती थी। वेदांत ईशा का बैग पीछे की सीट पर रख ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर घर की तरफ अपने चल देता है। ईशा चुप थी और वेदांत ईशा से कोई सवाल जवाब नहीं करता है। कुछ देर में वेदांत एक बिल्डिंग के अंदर जाता है, गाड़ी पार्किंग पर लगा देता और ईशा से कहता है घर आ गया है। ईशा गाड़ी से उतरती और वेदांत ईशा का बैग गाड़ी से निकाल लेता और लिफ्ट से होते हुए वेदांत ईशा के साथ अपने फ्लैट के दरवाजे पर आता है। वेदांत डोरबेल बजाता है। वेदांत की बहन दरवाज़ा खोलती है तो सामने ईशा को देख वेदांत की बहन जोर से चिल्लाती है, माँ जल्दी बाहर आओ, आपके लाडले बेटे ने कांड कर दिया है। और वेदांत की बहन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने से ईशा हैरानी से वेदांत को देखती है। वेदांत अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, ये मेरी बहन है, पागल बहन। तभी फिर से दरवाज़ा खुलता है। सामने वेदांत की माँ और बहन खड़ी थी। वेदांत की माँ अपने बेटे वेदांत को एक नज़र और फिर ईशा को देखती है। हाथों में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और ईशा का मुरझाया हुआ चेहरा। वेदांत की माँ वेदांत से बोली, आखिर कर ली अपने मन की तुमने? मेरे आशीर्वाद के बगैर तुमने शादी कर ली और इससे जबरदस्ती शादी की है क्या, जो चेहरा इतना मुरझाया हुआ है और उतरा हुआ है बहू का? वेदांत बोला, माँ ये ईशा है मेरी दोस्त, और अंदर आने दीजिए, तमाशा मत कीजिए। वेदांत की माँ बोली, सच में ये दोस्त है तुम्हारी? हाँ माँ, और अंदर आने दीजिए। और वेदांत अंदर आते अपनी बहन के बालों को खींचते हुए कहता है, हिंदी ड्रामा देखना बंद कर दो। ईशा वेदांत अंदर आते हैं। ईशा को अजीब लग रहा था। अंदर आते ही वेदांत बोला, ईशा बैठो, मैं आता हूँ। फिर अपनी माँ को लेकर कमरे में वेदांत आया और अपनी माँ से कहा, माँ ये मेरी दोस्त है ईशा। बहुत गंभीर बात है, पर माँ अभी मैं कुछ भी आपको बता नहीं सकता हूँ, मुझ पर आप भरोसा कीजिए। ईशा को यहाँ कुछ दिन रहने दीजिए। वेदांत की माँ बोली, बेटा भरोसा है मुझे तुम पर कोई डरने वाली बात नहीं है ना? माँ ऐसी कोई भी बात नहीं है, और ईशा से आप कोई सवाल जवाब मत कीजिएगा। वेदांत की माँ बोली, नहीं करूँगी उससे कोई भी सवाल जवाब। पर वेदांत तुम शादी के लिए राजी हो जाओ ना बेटा। माँ जब तक नव्या की शादी नहीं होती तब तक मैं कैसे शादी कर लूँ? अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ माँ आपसे, जैसे ही नव्या की शादी होगी आप जिस भी लड़की से कहेंगी मैं शादी कर लूँगा। वेदांत की माँ बोली, तुम्हारे दोस्त के पैर इस घर में क्या पड़े, तुम तो शादी के लिए राजी हो गए, वो भी मेरी पसंद की लड़की से। ये लड़की तो बहुत ही शुभ है। माँ ठीक है, चाय मिलेगी अब? वेदांत की माँ बोली, हाँ बेटा, बस अभी लेकर आई, तुम बाहर बैठो। वेदांत जैसे ही कमरे से बाहर आए तो अपनी बहन नव्या को देख बोला, अच्छा तो हमारी बातें सुनी जा रही थी, जा जाकर माँ की मदद कर, और हाँ ईशा तुम्हारे कमरे में रहेगी। नव्या कुछ बोलती कि वेदांत वहाँ से ईशा के पास आया और बोला, चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ईशा झिझकते हुए वेदांत के पीछे आई।